हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल NS साइंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानव का श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, हमने इसके 2 वीडियो में मानव के श्वसन तंत्र से संबंधित प्रणाली देख ली थी। अब हम उससे आगे देख रहे हैं। श्वसन से संबंधित में एक टॉपिक है श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी पॉइंट। इसे श्वसन का गुणांक निकाला जाता है। श्वसन का गुणांक मतलब श्वसन क्रिया के दौरान उपयोग में ली गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। श्वसन गुणांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, निष्कासित CO2 का आयतन यानी निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बट्टा अवशोषित यानी अंतर ग्रहण की गई ऑक्सीजन का आयतन, दोनों में भाग लगा के श्वसन गुणांक निकाला जाता है। और श्वसन गुणांक जो मापने का यंत्र है उसका नाम है गैनांक श्वसन मापी। गैनांक श्वसन मापी। कुछ कोशिकीय श्वसन या हमारे शरीर में श्वसन होने पर कार्बोहाइड्रेट का कभी पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो श्वसन गुणांक होता है उसका मान सदैव 1 होता है, तथा कुछ शरीर के अंदर प्रोटीन व वसा का ऑक्सीकरण होता है जिनका मान सदैव 1 से कम होता है, अर्थात 0.5 से लेके 0.9 तक होता है। तथा कुछ पदार्थों में जैसे गूदेदार पदार्थ, नागफनी, गूदेदार फल, रसदार फल, इनमें कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो उनमें मैलिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? मैलिक अम्ल। इस मैलिक अम्ल का अगर श्वसन गुणांक की बात की जाए तो 0, श्वसन गुणांक 0 होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसन गुणांक में हमेशा निष्कासित CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन, इसी फॉर्मूले से श्वसन गुणांक ज्ञात किया जाता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है श्वसन गुणांक को मापने की विधि, जिसका नाम है गैनांक श्वसन मापी। कार्बोहाइड्रेट का अगर श्वसन गुणांक की बात करें तो सदैव 1 रहता है, प्रोटीन और वसा का सदैव 1 से कम रहता है, 0.5 to 0.9 तक रहता है। और मैलिक अम्ल वगैरह इनकी बात करें तो इनका गुणांक हमेशा 0 रहता है। और इसके विपरीत अगर कुछ कार्बनिक पदार्थों की बात करें जिनमें ऑक्सीकरण हो जाता है, उनका श्वसन गुणांक हमेशा 1 से अधिक रहता है। उनका 1.3 से 1.5 यानी 2.5 के मध्य श्वसन गुणांक रहता है। श्वसन गुणांक के बाद में है श्वसन से संबंधित आयतन, यानी रेस्पिरेटरी से संबंधित कुछ वॉल्यूम की मात्रा है, जिसमें फर्स्ट है ज्वारीय आयतन, जिसको टीडल वॉल्यूम या शॉर्ट में इसको TVV कहते हैं। ज्वारीय आयतन का मतलब है श्वसन क्रिया में निःश्वसन या उच्छ्वसन दोनों जो क्रियाएं होती है, तो ऐसी क्रिया को ज्वारीय आयतन कहते हैं। और ज्वारीय आयतन की अगर प्रत्येक श्वास की बात करें, जो प्रति श्वास ज्वारीय निःश्वसन या ज्वारीय उच्छ्वसन, यानी सांस को अंदर लेना या सांस को बाहर निकालना, अगर प्रति श्वास की बात करें प्रत्येक की, तो इसका जो माप होता है वो 500 मिलीलीटर तक होता है। और अगर एक ज्वारीय आयतन एक स्वस्थ मनुष्य की प्रति सांस या संपूर्ण सांस के चक्कर निःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों की अगर क्रिया की बात करें तो यह लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर की वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। दूसरा है निःश्वसन आरक्षित आयतन। निःश्वसन का मतलब है सांस को अंदर लेना,
मतलब हम एक क्रिया में सांस को निःश्वसन यानी अंदर कितनी मात्रा में आयतन कर सकते हैं। ये जो लगभग मात्रा होती है ये 2500 ml से लगाकर 3000 ml तक होती है। अर्थात निःश्वसन में हमारे श्वास फेफड़ों के अंदर बलपूर्वक जो अंदर की तरफ ली जाती है उस प्रक्रिया को निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। थर्ड है उच्च वसन आरक्षित आयतन, अर्थात वायु को फेफड़ों से बलपूर्वक बाहर निकालना, या अर्थात CO2 की मात्रा को फेफड़ों से बाहर निकालना, उस क्रिया को कहते हैं उच्च वसन आरक्षित आयतन। और इसमें लगभग जो वायु बाहर निकलती है औसतन वो 1000 ml से लेके 1200 ml तक निकलती है। और इसको उच्च वसन को इंग्लिश में EBR कहते हैं, सॉरी ERV। और निःश्वसन या आरक्षण को इसको IRV की संज्ञा की जाती है। एक और ऑफिस टैली करना है। ज्वारीय आयतन में जो होता है उसको टीडायल वॉल्यूम कहते हैं। प्रति श्वास ज्वारीय निःश्वसन या ज्वारीय उच्छ्वसन का माप 500 ml तक होता है। और अगर स्वस्थ मनुष्य पूरे चक्र की बात करें निःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों की, तो उसमें 6000 से 8000 ml तक होता है। दूसरा प्रकार आता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, यानी फेफड़ों में वायु बलपूर्वक अंदर की ओर ग्रहण करना, वो निःश्वसन आरक्षित कहलाता है। इसमें फेफड़े 2500 ml से 3000 ml तक वायु को आरक्षित कर लेते हैं। तीसरा प्रकार आता है उच्च वसन या आरक्षित आयतन। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में वायु बाहर की ओर निकलना, उच्च वसन, वो आरक्षित में हम बाहर निकालते हैं 1000 ml से 1200 ml। उच्च निःश्वसन को इंग्लिश में कहते हैं IRV और उच्च वसन को आरक्षित आयतन को कहते हैं ERV। चौथा पॉइंट है अवशिष्ट आयतन यानी RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी शरीर में बलपूर्वक उच्छ्वसित वायु के बाद कुछ वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है, उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। और ये अवशिष्ट आयतन जो शेष वायु रहती है उसका वॉल्यूम होता है 1100 ml से 1200 ml। श्वसन संबंधी आयतन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है श्वसन संबंधी क्षमताएं, मतलब कैपेसिटीज ऑफ रिलेटेड टू रेस्पिरेटर्स। तो इसमें फर्स्ट आता है निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता को इन्होंने नाम दिया है IC, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इनहेलेटरी कैपेसिटीज यानी निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता में क्या होता है, वायु की वो अधिकतम मात्रा जो निःश्वसन में ग्रहण की जाती है। निःश्वसन का मतलब अंदर ग्रहण की जाती है। और ये जो क्षमता इसमें जो आती है उसमें ज्वारीय आयतन और निःश्वसन आरक्षित आयतन को मिलाकर आती है। ज्वारीय आयतन कितना था, ज्वारीय आयतन 500 ml प्लस निःश्वसन आरक्षित आयतन 2500 से 3000 के बीच में। अधिकतम संख्या काउंट होती है तो यहां पर 3000 ml। अगर इसकी कुल टोटलिंग की बात करें, निःश्वसन क्षमता में कुल टोटलिंग इसका माप कितना मिली हो जाएगा, तो इसका मिली हो जाएगा 3500 ml। आपसे पूछ लिया जाए निःश्वसन क्षमता या IC में कितनी वायु की क्षमता होती है, माप होता है, तो 3500 ml। निःश्वसन क्षमता के बाद में सेकंड श्वसन क्षमता का पॉइंट है उच्च वसित क्षमता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं EC, एक्सटर्नरी कैपेसिटीज। मतलब जब हम वायु को अधिकतम जब उच्च वसित अवस्था में निकाल देते हैं तो कुछ वायु हमारे फेफड़ों में बच जाती है, जिसमें ज्वारीय आयतन प्लस उच्च वसित
आरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन को टीबी कहते थे और उच्च वसित आयतन को शॉर्ट में ईआरबी कहते हैं। टीबी की जो यानी ज्वारीय आयतन की जो क्षमता थी वो थी 500 ml प्लस ईआरबी उच्च वसित आरक्षित की मात्रा थी वो थी 1000 से 1100। तो अपन 1100 ml लेते हैं तो इसकी जो कुल हो जाएगी क्षमता वो हो जाएगी 500 और 1100 1600 ml, अर्थात उच्च वसित क्षमता में कितनी हो जाएगी माप 1600 ml। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रियाशील अवशेष क्षमता, इसको कहते हैं एफआरसी। इसमें मतलब क्रियाशील में क्या होता है, सामान्य उच्चवसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में शेष बच जाती है उसको क्रियाशील अवशेष क्षमता या एफआरसी कहते हैं। अर्थात उच्च वसन आरक्षित आयतन जैसे ईआरबी प्लस अवशिष्ट आयतन जिसे आरबी कहते हैं। उच्च वसित आरक्षित आयतन की अगर बात करें ईआरबी तो इसकी वैल्यू 1000 से 1200 होती है। तो अगर अपन 1200 यहाँ लेते हैं ml या 1100 ml लेते हैं 1100 प्लस अवशिष्ट क्षमता की क्षमता होती है 1100 से 1200, तो हम यहाँ ऐड करते हैं 1200 ml। तो इन टोटल क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता या एफआरसी की बात करें तो 2300 ml, अर्थात क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता की जो कुल माप संख्या हो जाएगी वो ईआरबी प्लस आरबी, अर्थात कुल क्षमता 2300 ml। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता के बाद में चौथी जो क्षमता है वो है जैव क्षमता, इसको शॉर्ट में कहते हैं वीसी, विटाल कैपेसिटी। अर्थात फेफड़ों के अंदर जो अधिकतम हवा है वो अधिकतम अंदर भरी हुई वो अधिकतम बाहर निकाली गई क्षमता को जैव क्षमता कहते हैं। और इस जैव क्षमता में जो वीसी का मान होता है वीसी बराबर यानी जैव क्षमता बराबर आईआरबी टीवी और ईआरबी। आईआरबी का मतलब होता है अंत शोषित आरक्षित आयतन ज्वारीय आयतन प्लस उच्च वसित आरक्षित आयतन। आईआरबी की जो वैल्यू होती है वो 3000 ml, ज्वारीय आयतन होता है 500 ml, उच्च वसित आरक्षित आयतन अर्थात ईआरबी होता है 1100 ml। तो वीसी यानी जैव क्षमता की जो कुल मात्रा होती है लगभग 4600 ml मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा क्षमता में फेफड़ों की कुल क्षमता, इसको बोलते हैं टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अर्थात वायु में अंदर फेफड़ों के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है या वायु है जो अधिकतम भरी जाती है या अधिकतम बाहर निकाली जाती है उन चीजों को फेफड़ों की कुल क्षमता या टीएलसी कहते हैं। टीएलसी की अगर वायु की माप की बात करें टीएलसी बराबर वीसी प्लस आरबी। वीसी क्या है, वीसी है जैव क्षमता प्लस आरबी। आरबी क्या है, अवशिष्ट आयतन। वीसी की क्षमता हमें अभी निकाली, वीसी की है 4600 ml प्लस आरबी अवशिष्ट क्षमता इसकी अधिकतम 1000 से 1200 के लगभग होती है, तो अधिकतम 1200 ml। अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो ये हो जाएगी 5800 ml। अगर फेफड़ों की कुल क्षमता की बात करें यानी टीएलसी की बात करें तो टीएलसी कुल हो जाएगा लगभग 5800 ml। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। इससे शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तथा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ श्वसन संबंधी रोग, कृत्रिम श्वसन और इससे इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक आप एनएस साइंस क्लासेस आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।